नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम का अर्थ एवं प्रक्रिया। अगर आप सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टेट एग्जाम में इस टॉपिक से अपने नंबर पक्के करना चाहते हैं तो ये सेशन अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के ये 30 सवाल आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी का ये बहुत ही जरूरी टॉपिक। चलिए स्लाइड नंबर 2 पर आते हैं। पहला सवाल है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम की सटीक परिभाषा क्या है? उत्तर है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण। देखिए, जेम्स ड्रेवर ने बहुत सिंपल बताया कि वंशानुक्रम एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और ये ट्रांसफर सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पर भी होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अदर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। याद रखिएगा, वंशानुक्रम जन्मजात गुणों का टोटल सम होता है। इसे एक स्टेबल फैक्टर माना जाता है और एनवायरनमेंट इसके साथ मिलकर विकास करता है। अब इसी स्लाइड पर दूसरा सवाल, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये फेमस कथन किसका है? उत्तर है बीएन झा का। बीएन झा का ये स्टेटमेंट साफ कहता है कि एक बच्चा जो भी एबिलिटीज लेकर पैदा होता है वो सबका सब वंशानुक्रम ही है। ये यूपीटी 2016 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अदर फैक्ट्स, विकास का सूत्र हमेशा याद रखिए, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड है। अगली स्लाइड पर सवाल नंबर 3, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति में वंशानुक्रम के गुण कब से उपस्थित होते हैं? उत्तर है गर्भाधान के समय से, मतलब जन्म से लगभग 9 महीने पहले से। वुडवर्थ ने क्लियर किया कि हेरिडिटी जन्म के टाइम से नहीं बल्कि कंसेप्शन के टाइम से ही शुरू हो जाती है, मतलब लाइफ के पहले दिन से ही माता पिता के गुण बच्चे में आ जाते हैं। अदर फैक्ट्स, बच्चे का डेवलपमेंट माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। फिजिकल लुक पूरी तरह से जेनेटिक होता है और ये स्टेटमेंट पेडागॉजी में एक मील का पत्थर माना जाता है। अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं, मानव प्रजनन में वंशानुक्रम प्रक्रिया का सही बायोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है? उत्तर है सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु, फिर बनता है युग्मनज और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। ये सवाल यूपीटेट 2016 में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है, इससे बनता है जाइगोट जो आगे डेवलप होता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंचता है। अदर फैक्ट्स, ह्यूमन बॉडी की शुरुआत सिर्फ एक सेल से होती है। पिता के सेल को स्पर्म और माँ के सेल को ओवम कहते हैं और इस मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपनी चौथी स्लाइड। सवाल नंबर 5, एक सामान्य संयुक्त कोशिका या जाइगोट में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? उत्तर है 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े। जी हाँ, हमारी बॉडी के हर नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो धागे जैसे दिखते हैं। इनमें से 23 माँ से आते हैं और 23 पिता से, जो मिलकर 23 पेयर्स बनाते हैं। ये सवाल यूपीटेट 2017 में आ चुका है। अदर फैक्ट्स, हर क्रोमोसोम में बहुत सारे छोटे छोटे जीन्स होते हैं। यही क्रोमोसोम्स हमारी फिजिकल बनावट तय करते हैं और इनमें कोई भी गड़बड़ी हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, वंशानुक्रम के मुख्य निर्धारक किन्हें माना जाता है? उत्तर पितरायक या जीन्स को। क्रोमोसोम्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ही जीन्स कहते हैं। यही जीन्स हमारे फिजिकल और मेंटल गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के असली वाहक हैं। इसी वजह से बच्चों में अपने पूर्वजों की झलक दिखती है। अदर फैक्ट्स, एक क्रोमोसोम में इनकी संख्या 40 से 100 तक हो सकती है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं और जीन्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, मनोवैज्ञानिक एनएल मन ने पितृ को किस विशेष नाम से संबोधित किया है? उत्तर है रासायनिक पैकेट। एनएल मन के हिसाब से हमारी सारी ट्रेडिशनल क्वालिटीज जीन्स में छिपी रहती हैं, जिन्हें उन्होंने केमिकल पैकेट्स कहा। ये जीन्स क्रोमोसोम के साथ ऐसे होते हैं जैसे एक धागे में मोती या फली में मटर के दाने। अदर फैक्ट्स, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। इनमें व्यक्ति का जेनेटिक कोड सेफ रहता है और इन्हीं से फिजिकल डिफरेंस पैदा होते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, सवाल नंबर 8, डाउन सिंड्रोम नामक विकार का मुख्य आनुवांशिक कारण क्या होता है? उत्तर 21वें गुणसूत्र जोड़े का अलग ना होना, जिसे त्रिगुणसूत्रता 21 भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपीटेट 2016 और रीट 2021 के अनुसार ये प्रॉब्लम तब होती है जब माँ के 21वें क्रोमोसोम का पैर अलग नहीं हो पाता। इसे मेडिकली ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अदर फैक्ट्स, ये एक जन्मजात जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें नॉर्मल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इसे मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब है स्लाइड नंबर 6, सवाल नंबर 9,
रीट 2021 परीक्षा के अनुसार इनमें से कौन सा रोग एक वंशानुगत रोग है? उत्तर फिनाइल कीटोन्यूरिया या पीकेयू। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक सीरियस जेनेटिक बीमारी है जो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। ये बीमारी डिफेक्टिव जीन्स के जरिए सीधे पेरेंट्स से बच्चों में आती है। अगर इसका इलाज ना हो तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण बन सकती है। अदर फैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस भी एक वंशानुगत रोग है, हीमोफीलिया भी जेनेटिक्स से जुड़ा है और इन बीमारियों का परमानेंट इलाज पॉसिबल नहीं होता। अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको पता है। सवाल नंबर 10। मुख्य रूप से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने वाला सबसे कॉमन फिजिकल लक्षण कौन सा है? उत्तर आंखों का रंग। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? DSSSB, HPTT और CTET 2012 में ये क्लियर किया गया है कि बच्चे की आंखों का रंग पूरी तरह से जीन्स पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट का आंखों के नेचुरल कलर पर कोई असर नहीं होता। बालों का टाइप और स्किन का कलर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अदर फैक्ट्स, ये एक प्योर बायोलॉजिकल गुण है, इसे पर्यावरण से बदला नहीं जा सकता और ये माता पिता के डोमिनेंट जीन से तय होता है। स्लाइड नंबर 7, और ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। सवाल नंबर 11। मानव प्रजनन में अजन्मे शिशु के लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? उत्तर पिता द्वारा। इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा। BTET 2013 के अनुसार बच्चे का जेंडर मां पर नहीं बल्कि पिता के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां के पास सिर्फ X क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि पिता के पास X और Y दोनों होते हैं और पिता का Y क्रोमोसोम ही लड़का होने का मेन फैक्टर है। अदर फैक्ट्स, मां हमेशा X क्रोमोसोम ही देती है। जेंडर का निर्धारण फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही हो जाता है और ये एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। अब इसी से जुड़ा सवाल नंबर 12। लड़का पैदा होने के लिए पिता की ओर से कौन सा क्रोमोसोम संयोजन जिम्मेदार है? उत्तर XY क्रोमोसोम। जब मां का X क्रोमोसोम पिता के Y क्रोमोसोम से मिलता है तो XY कॉम्बिनेशन बनता है जिससे लड़के का जन्म होता है और अगर पिता का X क्रोमोसोम मिलता है तो XX बनता है जिससे लड़की पैदा होती है। अदर फैक्ट्स, Y क्रोमोसोम साइज में X से छोटा होता है। ये मेल की 23rd पेयर का हिस्सा होता है और जेंडर जेनेटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 8 पर। यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 13। पुरुष की 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र X तथा Y अलग अलग होने के कारण पुरुष को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर इसे कहते हैं विषम युग्मकी यानी हेटेरोजाइगोटिक। मेल की जो 23वीं जोड़ी होती है उसने एक क्रोमोसोम लंबा X होता है और दूसरा छोटा सा Y होता है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं यानी विषम है, इसीलिए मेल को विषम युग्मकी कहा जाता है। अदर फैक्ट्स, Y क्रोमोसोम ही मेल होने का कारण है, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं और बाकी के 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अब सवाल नंबर 14। स्त्री की 23वीं जोड़ी के दोनों वंशसूत्र एक समान यानी XX होने के कारण स्त्री को क्या कहा जाता है? उत्तर समयुग्मकी यानी होमोजाइगोटिक। फीमेल की 23वीं जोड़ी के दोनों क्रोमोसोम XX एक जैसे होते हैं, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर एक समान X शेप का होता है। क्योंकि ये समान है यानी सम है, इसीलिए फीमेल को समयुग्मकी कहते हैं। इसी वजह से जेंडर डिसाइड करने में मां का कोई एक्टिव रोल नहीं होता। अदर फैक्ट्स, X क्रोमोसोम Y से बड़ा और भारी होता है, ये फीमेल होने का मेन फैक्टर है और मां में सभी 23 जोड़े पूरी तरह से एक जैसे होते हैं। स्लाइड नंबर 9। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम को मुख्य रूप से एक कानूनी अवधारणा माना है? उत्तर रैडक्लिफ ब्राउन ने। रैडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि हेरिडिटी सिर्फ बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये एक लीगल कॉन्सेप्ट भी है। उन्होंने सोशल और लीगल राइट्स के ट्रांसफर को भी वंशानुक्रम के नज़रिए से देखा। अदर फैक्ट्स, ये डेफिनेशन नॉर्मल बायोलॉजी से हटकर है, ये सोशियोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें उत्तराधिकार को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगला सवाल नंबर 16। मानव के प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग कितने पितरैग पाए जाते हैं? उत्तर 40 से 100 तक पितरैग। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी के हर क्रोमोसोम के अंदर 40 से लेकर 100 तक बहुत ही छोटे जीन्स होते हैं। यही जीन्स हमारे बालों के रंग से लेकर हमारी मेंटल एबिलिटी तक सब कुछ तय करते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से दुनिया का हर इंसान यूनिक बनता है। अदर फैक्ट्स, जीन्स हमेशा पीढ़ियों के बीच ट्रैवल करते हैं। जीन्स डीएनए के छोटे छोटे हिस्से होते हैं और जेनेटिक साइंस इन्हीं जीन्स की स्टडी है। स्लाइड नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 17। मानव शरीर का आरंभ जिस एक कोश से होता है वह पितृकोश और मातृकोश के मिलने पर क्या कहलाता है? उत्तर संयुक्त कोश या युग्मनज।
मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो सबसे पहला सेल बनता है उसे ही जाइगोट या संयुक्त कोश कहते हैं। यहीं से एक नए बच्चे का वजूद शुरू होता है और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ये ह्यूमन लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। अदर फैक्ट्स, ये सेल माँ के गर्भाशय में जाकर सेटल हो जाता है। जिंदगी की शुरुआत इसी सिंगल सेल से होती है और ये तेजी से डिवाइड होकर पूरी बॉडी बनाता है। अब सवाल नंबर 18, एक और परिभाषा। व्यक्ति को अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त होता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह किसने कहा? उत्तर ये कहा है H.A. पीटरसन ने। H.A. पीटरसन की ये डेफिनेशन बताती है कि बच्चा सिर्फ अपने मम्मी पापा के गुण नहीं लेता बल्कि अपने दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों के गुण भी लेता है। तभी तो कई बार बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। अदर फैक्ट्स, सोए हुए जीन्स कई पीढ़ियों बाद भी एक्टिव हो सकते हैं। इसे लॉ ऑफ रिग्रेशन से भी जोड़ते हैं और पीटरसन का ये कथन बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। स्लाइड नंबर 11, सवाल नंबर 19। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम मुख्य रूप से किस चीज का निर्धारण करता है? उत्तर है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव का। RTT 2012 के अनुसार भले ही हमारी नॉलेज एनवायरनमेंट से बढ़ती है, लेकिन हमारे ब्रेन का जो बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तो वंशानुक्रम ही तय करता है। अगर जन्म से ही ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। तो बुद्धि की जो जन्मजात लिमिट है वो वंशानुक्रम ही सेट करता है। अदर फैक्ट्स, इंटेलिजेंस पर वंशानुक्रम का गहरा असर होता है। एनवायरनमेंट इस इंटेलिजेंस को निखारने का काम करता है और हमारा न्यूरोलॉजिकल बेस हमें पेरेंट्स से मिलता है। सवाल नंबर 20, पितरेख में मुख्य रूप से कौन से जैविक अणु पाए जाते हैं? उत्तर, ये बने होते हैं लाइफ के बेसिक मॉलिक्यूल्स DNA तथा RNA से। जीन्स, जो हेरिडिटी के असली वाहक हैं, वो DNA और RNA नाम के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इन्हीं में हमारा पूरा जेनेटिक कोड या ब्लूप्रिंट स्टोर रहता है। यही मॉलिक्यूल्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। अदर फैक्ट्स, DNA एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, RNA एक मैसेजर की तरह काम करता है और इन्हीं से जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। अब है स्लाइड नंबर 12, सवाल नंबर 21। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह सरल परिभाषा किसने दी? उत्तर, यह परिभाषा दी है रूथ बेनेडिक्ट ने। रूथ बेनेडिक्ट ने हेरिडिटी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया कि ये बस वो गुण हैं जो बच्चे को सीधे अपने माँ बाप से मिलते हैं। उनकी ये परिभाषा बताती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स की ही एक बायोलॉजिकल कॉपी होता है। अदर फैक्ट्स, रूथ बेनेडिक्ट एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उन्होंने कल्चर और जेनेटिक्स पर काफ़ी स्टडी की और ये चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगला सवाल नंबर 22, संयुक्त कोश के अंदर भरे हुए गाढ़े तरल पदार्थ को विज्ञान में क्या कहा जाता है? उत्तर, साइटोप्लाज्म। फर्टिलाइजेशन के टाइम जो पहला सेल बनता है वो एक गाढ़े लिक्विड से भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का न्यूक्लियस सेफ रहता है जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये लाइफ बनने का पहला फिजिकल बेस है। अदर फैक्ट्स, ये लिक्विड सेल को न्यूट्रिशन देता है, इसमें बाकी सेल के पार्ट्स तैरते रहते हैं और ये लाइफ के बायोलॉजिकल प्रोसेस का सेंटर होता है। स्लाइड नंबर 13, सवाल नंबर 23। संयुक्त कोश में गुणसूत्र कोशिका के किस विशिष्ट भाग में पाए जाते हैं? उत्तर, नाभिक या न्यूक्लियस में। हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे सेल का ब्रेन भी कहते हैं। इसी न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहीं पर हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक डेटा स्टोर रहता है। अदर फैक्ट्स, न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। बिना न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स का कोई वजूद नहीं है और सेल डिवीजन न्यूक्लियस से ही शुरू होता है। अब एक और जरूरी शब्द, सवाल नंबर 24। मुख्य रूप से आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? उत्तर, परिपक्वता। DSSSB-PRT एग्जाम में पूछे गए इस सवाल के अनुसार बॉडी और माइंड का वो डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट पर नहीं बल्कि पूरी तरह से जीन्स पर डिपेंड करता है उसे मैचुरेशन या परिपक्वता कहते हैं। जैसे बच्चे का एक खास उम्र में चलना या बोलना शुरू करना, ये एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अदर फैक्ट्स, ध्यान रखिए परिपक्वता के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही जेनेटिकली तय होती है और लर्निंग भी मैचुरेशन पर ही डिपेंड करती है। चलिए, अब है स्लाइड नंबर 14, सवाल नंबर 25। पी जिसबर्ट के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी जैविकीय हस्तांतरण को क्या नाम दिया गया है? उत्तर, वंशानुक्रम। पी जिसबर्ट के अनुसार नेचर में हर जनरेशन का काम अपने बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल गुणों को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना है। इसी ऑर्गेनाइज ट्रांसफर को साइंस में वंशानुक्रम कहा जाता है। अदर फैक्ट्स, इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों गुण शामिल हैं। ये एक नेचुरल चेन है
और ये डेफिनेशन हेरिडिटी की कंटिन्यूटी को दिखाती है। अब सवाल नंबर 26 पर ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन पूरी तरह से गलत है। उत्तर वो कथन है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। HTAT 2014 के अनुसार ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट, पसंद, नापसंद और फीलिंग्स वंशानुक्रम से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से डेवलप होती हैं। हेरिडिटी से सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर और बेसिक एबिलिटीज मिलती हैं, जबकि बिहेवियर हमारे माहौल से बनता है। अदर फैक्ट्स, नेचर पर वंशानुक्रम का असर होता है, लेकिन पसंद नापसंद सीखी जाती हैं और एनवायरनमेंट पर्सनालिटी को डायरेक्शन देता है। हम आ गए हैं स्लाइड नंबर 15 पर। सवाल नंबर 27 में फिर से वुडवर्थ का जिक्र है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, सवाल है वंशानुक्रम में वे बातें शामिल हैं जो जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। यह कथन किसका है? उत्तर मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने यह क्लियर किया है कि बच्चा जन्म के बाद जो भी गुण दिखाता है वो असल में जन्म से 9 महीने पहले कंसेप्शन के टाइम पर ही डिसाइड हो चुके थे। मतलब लाइफ का ब्लूप्रिंट माँ के गर्भ में पहले दिन ही जेनेटिक्स द्वारा लिख दिया जाता है। अदर फैक्ट्स, वंशानुक्रम जन्म के बाद बदला नहीं जा सकता। कंसेप्शन का टाइम ही जेनेटिक्स के लिए डिसाइडिंग होता है और ये डेवलपमेंट की लिमिट्स तय करता है। सवाल नंबर 28। अनास्टासी के अनुसार वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक किसे माना गया है? उत्तर पितरैक या जीन को। अनास्टासी के अनुसार जीन ही हेरिडिटी की क्वालिटीज का इकलौता वाहक है जो हमेशा पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। यही जीन्स ये पक्का करते हैं कि इंसान का बच्चा इंसानी होगा और उसमें इंसानी गुण ही होंगे। इसलिए जीन्स ही जेनेटिक्स की बेसिक यूनिट हैं। अदर फैक्ट्स, जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं। ये पीढ़ियों के बीच एक पुल का काम करते हैं और इन्हीं से फिजिकल सिमिलैरिटीज आती हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी सवालों वाली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 16। सवाल नंबर 29। प्रत्येक कोशिका के नाभिक में जो डोरी या धागों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर गुणसूत्र। माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल के न्यूक्लियस में जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं उन्हें ही साइंस में क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हमेशा पेयर्स में होते हैं और हमारी बॉडी के बनने और डेवलप होने का पूरा जेनेटिक मैप इन्हीं पर लिखा होता है। इन्हीं पर जीन्स मोतियों की तरह चिपके होते हैं। अदर फैक्ट्स, इनकी टोटल संख्या 46 या 23 जोड़े होती है। इनमें डीएनए होता है और सेल डिवीजन के टाइम ये साफ साफ दिखते हैं। और हमारा आखिरी सवाल नंबर 30। पंजाब TET 2011 के अनुसार माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उत्तर आनुवांशिकता। पेरेंट्स और पूर्वजों के फिजिकल और मेंटल गुणों का उनके बच्चों में जाना, इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी और बायोलॉजी में आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल और नेचुरल प्रोसेस है जो सभी पर लागू होता है। यही चाइल्ड डेवलपमेंट का प्राइमरी बेस है। अदर फैक्ट्स, इसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका जनक माना जाता है और ये टॉपिक हर TET एग्जाम के लिए कंपल्सरी है। बहुत बहुत बधाई हो भावी शिक्षकों। हमने CDP वंशानुक्रम का अर्थ एवं प्रक्रिया के टॉप 30 प्रश्न सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अगली स्लाइड में आपको मिलेगी रैपिड रिवीजन, जहां हम 10 बुलेट पॉइंट्स में पूरे टॉपिक का फटाफट रिवीजन करेंगे। यह ब्रह्मास्त्र आपके एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के करेगा। तो चलिए अब करते हैं रैपिड रिवीजन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है BN झा। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े होते हैं। पुरुष का 23वां जोड़ा XY विषम युग्मकी और स्त्री का XX सम युग्मकी होता है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के Y क्रोमोसोम द्वारा होता है। जीन्स वंशानुक्रम के वास्तविक निर्धारक और वाहक होते हैं। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने से होता है। आंखों का रंग, त्वचा और बालों का रंग पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा तय होता है। जीन्स मुख्य रूप से DNA तथा RNA के जैविक अणुओं से बने होते हैं। NL मन ने जीन्स को रासायनिक पैकेट कहा है। गर्भाधान के समय स्पर्म और ओवम मिलकर संयुक्त कोश बनाते हैं। तो ये थे वंशानुक्रम से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस प्रयास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के